हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज है 18 जून 2021। तो आज की जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसके बारे में आज इस क्लास में बात होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता हो, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों देखिए, आने वाले 2 या 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, तो करंट अफेयर पे जो नज़रें जो हैं आपको गड़ाए रखना है, क्योंकि करंट अफेयर ही आपको जो है एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएगा। क्योंकि हम इसमें करंट अफेयर ही नहीं, साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके होती है उसको भी कवर करते हैं। तो इसको जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। पूरी क्लास को आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, पूरी क्लास आपको जो है नोट करनी है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मैं आपको बता दूं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके सीईओ कौन थे? वो जो थे आपके सत्या नडेला साहब। इन्हीं को जो है इस कंपनी का जो है अध्यक्ष बना दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल के हैं। देखो, भारतीय मूल के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भारतीय ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि विदेशी बहुत बड़ी कंपनियों में सीईओ एवं हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखने हैं, जो हमारे लिए प्राउड का विषय है। तो सत्या नडेला साहब जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो है से अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं। तो यही जो है अभी सीईओ थे, इन्हीं को जो है इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। तो जॉन थॉम्पसन के स्थान पर जो है ये आए हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जाए किसके स्थान पर आए हैं, तो जॉन थॉम्पसन के स्थान पर ये जो आए हैं कौन? सत्या नडेला साहब। ध्यान रखिएगा। और ये सीईओ कब बने थे? तो 2014 में जो है ये सीईओ बने गए। तो सत्या नडेला आपको याद रखने हैं, आपके सामने ये रहे। 2014 में ये जो थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ बने थे। तो अब जो है ये कौन बन गए हैं? अब इसके जो है अध्यक्ष बन चुके हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में यदि हम बात करें तो 1975 में तो इसकी जो है स्थापना हुई थी। और इसके फाउंडर कौन थे वो आपको याद रखने हैं। एक तो आपके हो जाते हैं बिल गेट्स। तो फाउंडर के मेंबर्स में जो थे 2 मेंबर इसमें थे, एक बिल गेट्स थे और साथ ही साथ आपके एक और थे, पॉल एलन जो थे, वो दूसरे इसमें मेंबर शामिल थे। तो 2 लोगों ने जो है माइक्रोसॉफ्ट की खोज की थी। फाउंडर थे ये लोग, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, याद रखिएगा। इसके अलावा हम विदेशी कंपनियों में भारत के सीईओ कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं यदि आपको बताऊं, जैसे शांतनु नारायण है, ये एडोब के सीईओ हैं। साथ ही साथ अजय पाल बंगा जो हैं वो आपके मास्टर कार्ड के हो जाते हैं। सत्या नडेला जैसा कि मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट के हैं। राजीव सूरी जो हैं वो नोकिया के हैं। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई साहब हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा निकेश अरोरा जो है वो आपका पेलो ऑटो ये हो जाता है। बी वर्क के संदीप मथरानी हो जाते हैं। और अरविंद कृष्णा आपको याद रखना है, अरविंद कृष्णा क्वेश्चन पूछा गया था इनसे रिलेटेड कि अरविंद कृष्णा जो है भारतीय किस कंपनी के जो है सीईओ बनाए गए? तो आईबीएम जो कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके जो सीईओ हैं वो आपके हो जाते हैं अरविंद कृष्णा साहब। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, पेप्सिको के सीईओ कौन है वो यदि आपसे पूछा जाए तो वो आप क्या बताएंगे? तो पेप्सिको के जो सीईओ हैं वो आपके इंदिरा नूरी जो होती हैं वो हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इंदिरा नूरी जो है वो आपकी ध्यान रखना है, इन चीज़ों को आपको याद रखिएगा। अब धुआंधार सवालों की बात होगी, तो गूगल के सीईओ कौन है वो आप मुझे बताइएगा। तो मैं आपको बता दूँ, सुंदर पिचई साहब जो हैं वो आपके गूगल के सीईओ। देखो, आप पूरी क्लास को जो है नज़रें गड़ाए रखिएगा। ये जो क्वेश्चन हैं यही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एकदम उसी को लेकर के इस पूरी क्लास को डिजाइन किया गया है। तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अजय बंगा किस कंपनी के सीईओ हैं वो यदि आपसे पूछा जाए तो मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं वो अजय बंगा हो जाते हैं। और मास्टर कार्ड के वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है वो यदि आपसे पूछा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो आपके, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, तो बिल गेट्स और पॉल एलन जो हैं वो आपके माइक्रोसॉफ्ट के जो है फाउंडर हो जाते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा शांतनु नारायण जो है वो किस कंपनी के जो हैं सीईओ हैं? तो वो मैं आपको बता दूं, जो एडोब कंपनी है उसके सीईओ जो हैं वो आपके शांतनु नारायण हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए आईबीएम के सीईओ कौन है तो वो आप याद रखिएगा, अरविंद कृष्णा जो है वो आपके आईबीएम के सीईओ हैं। और पेप्सिको की सीईओ कौन है? तो इंदिरा नूरी जो हैं वो आपकी हो जाती हैं पेप्सिको की सीईओ, याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के श्रीलंका के खिलाफ वनडे व टी20 सीरीज के लिए मुख्य कोच किसे बनाया गया? देखो, भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भारत एक तरफ तो टी20 और ओडीआई सीरीज खेलेगी, साथ ही साथ पैरेलली टेस्ट सीरीज भी खेलेगी। मतलब भारत की बेंच स्ट्रेंथ को आप देखिएगा,
हम एक साथ दो दो सीरीज खेल सकते हैं, ये हमारी आज की पावर है। तो देखिए इंग्लैंड में तो भारत टेस्ट सीरीज खेलेगी जिसके कप्तान विराट कोहली रहेंगे, उसके साथ ही साथ इसी के पैरेलल सीरीज चलेगी श्रीलंका के खिलाफ। तो श्रीलंका के जो खिलाफ जो सीरीज चलेगी उसके जो कप्तान बनाए गए हैं, शिखर धवन साहब कप्तान बनाए गए हैं। देखो मुख्य कोच जो है हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के वो तो रवि शास्त्री साहब हैं, लेकिन जो ओडीआई और टी20 की सीरीज होने वाली है उस श्रीलंका के खिलाफ, उसमें राहुल द्रविड़ को जो है मुख्य कोच जो है बनाया गया है। तो याद रखिएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी चलेगा। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जो है भारतीय टीम एक साथ दो दो सीरीज खेलेगी, एक तरफ टेस्ट सीरीज खेलेगी, एक तरफ टी20 और ओडीआई। 3 तो ओडीआई होंगे इसमें और 3 ही जो है टी20 होने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। और आज ही के दिन क्या स्टार्ट हो रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल महा एपिसोड, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने जा रहा है। इंग्लैंड में जो है हमारा न्यूजीलैंड वर्सेस भारत के मध्य जो है ये मैच हो रहा है और इसमें जो है साउथहैम्पटन में ये जो है खेला जाएगा। तो राहुल द्रविड़ साहब जो है ये कौन है, ये इसके जो है कोच बनाए गए हैं। याद रखिएगा राहुल द्रविड़ को किस नाम से जानते थे हम, द वॉल के नाम से जानते थे कि ये जो दीवार है वो गिरती ही नहीं है। विदेशी खिलाड़ी जो दूसरी टीम के विरोधी टीम के खिलाड़ी हुआ करते थे वो यही कहते थे कि ये जो दीवार है ये गिरती क्यों नहीं है, क्योंकि ये खड़े हो जाते थे तो ये जो है खड़े ही रहते थे। एक तरफ से शोएब अख्तर बॉल फेंके जा रहे हैं 180 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से और ये क्या करते थे, उसको प्लेस कर देते थे, बेचारा खिसिया जाता था। तो ये जो दीवार है ना ये वो मैं ही हूँ, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है 10 खिलाड़ी जो हैं शामिल किए गए, तो उसमें एक खिलाड़ी भारतीय भी थे। उनका नाम क्या था वो यदि मैं आपको बता दूं तो बीनू माकंड साहब जो हैं वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा भारत के 6 खिलाड़ी पहले से ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। तो अब टोटल कितने हो चुके हैं, 7 खिलाड़ी भारत के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। याद रखिएगा एक तो आपके सचिन तेंदुलकर साहब जो कि सबसे नवीनतम 2019 में शामिल हुए थे। 2021 में कौन शामिल हुए हैं, आपके बीनू माकंड साहब जो हैं 2021 में शामिल हुए हैं। उसके अलावा राहुल द्रविड़ 2018 में शामिल हुए थे, अनिल कुंबले आपके 2015 में, कपिल देव 2010 में शामिल हुए थे, साथ ही साथ बिशन सिंह बेदी और आपके जो सुनील गावस्कर साहब हैं वो 2009 में शामिल हुए थे। 6 खिलाड़ी भारत के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा 7वें खिलाड़ी जो हैं वो आपके बीनू माकंड साहब बने हैं। अब देखो ये कौन है, आपके सामने सौरभ गांगुली हैं। तो बीसीसीआई के बारे में कुछ बातें बता दूं आपको। 1928 में एक तो इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो वानखेड़े स्टेडियम, जिसमें 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद ही होगा जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने लास्ट में छक्का लगा करके जो जीत दिलाई थी, उसी स्टेडियम में जो है वानखेड़े स्टेडियम, उसी में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो है वो आपके सौरभ गांगुली साहब जो हैं वो बीसीसीआई के आपके अध्यक्ष हो जाते हैं। और इसके उपाध्यक्ष के बारे में यदि मैं बात करूं तो राजीव शुक्ला जो हैं वो आपके उपाध्यक्ष हो जाते हैं। आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। देखो बीसीसीआई की बात आई है तो आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आईसीसी की स्थापना जो है वो कब हुई थी। देखो आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तो आपके ग्रेग बर्कले जो हैं वो आईसीसी के अध्यक्ष हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है, तो दुबई में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। धुआंधार सवाल की बात होगी। ये है हमारा 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन था, तो विजेता तो आपको पता ही होगा कौन था, इंग्लैंड जो है इसका विजेता था। ये कहाँ आयोजन हुआ था इसका, इंग्लैंड एवं वेल्स में जो है 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था उसका आयोजन हुआ था। उसके अलावा मैं आपको बता दूं इसका उप विजेता कौन था, तो न्यूजीलैंड जो था वो इसका उप विजेता था। याद ही होगा आपको इसका फाइनल 2 बार सुपर ओवर हुआ था। इसके अलावा 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में होगा, तो इसका जो आयोजन है वो भारत में ही होगा। और कौन सा ये वर्ल्ड कप होने वाला है, 2023 में इस वर्ल्ड कप का आयोजन होगा भारत में। आप मुझे बताइएगा आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो आईसीसी के जो आपके अध्यक्ष हो जाते हैं वो आपके ग्रेग बर्कले साहब जो हैं वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बीसीसीआई का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, वो यदि आपसे पूछा जाए तो वानखेड़े स्टेडियम में जो है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। टेस्ट टीम में विश्व में नंबर 1 टीम कौन सी है, ये आपको मुझे बताना है। मैं आपको बता दूं टेस्ट में जो नंबर 1 टीम है अभी तो इसमें जो है आपकी भारत ही है, लेकिन न्यूजीलैंड कुछ समय में जो है बन जाने वाली है। तो टेस्ट में नंबर 1 जो है आपकी न्यूजीलैंड अब हो जाएगी, क्योंकि इसने अभी जो है हाल ही में इंग्लैंड में जो है सीरीज जीती है। उसके अलावा टेस्ट में नंबर 1 पर खिलाड़ी कौन सा है, तो वो आप याद रखिएगा स्टीव स्मिथ जो है वो आपके टेस्ट में नंबर 1 पर खिलाड़ी हैं। आईसीसी द्वारा दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया, तो वो मैं आपको बता दूँ विराट कोहली को जो है आईसीसी के द्वारा
दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा ये सब चीज़ें जो है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट की खोज की। देखो कोरोना वायरस क्या कर रहा है, बार बार अपना जो है नया रूप चेंज कर रहा है। तो देखो होता क्या है, बार बार ये जब इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का मुल्का जो भी चेंजिंग आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये इसने नया म्यूटेंट ले लिया, मतलब डबल म्यूटेंट उसी को कहा जाता है, ट्रिपल म्यूटेंट, ये जो हमारा म्यूटेंट इसके नाम होते जाते हैं। तो इसमें जो है देखो पहले था क्या, इसके जो है जहाँ पर भी जो खोजा जा रहा था उसको उसी देश के नाम पर जो है नाम ले लिया जा रहा था, वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो जो नया वेरिएंट खोज की है उसकी कौन सी खोज की है, तो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसकी जो है खोज की गई है, ध्यान रखिएगा डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो इसका क्या साइंटिफिक नेम है, तो A.1, अगर मैं आपको बोल उस तरीके से लिखना चाहूँ तो V.1617 और .2.1 ये जो है आपका पूरा इसका नाम हो जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है अपना कोरोना वायरस जो है म्यूटेंट ही चेंज करता जा रहा है, बार बार जो है नया वेरिएंट बन के आ रहा है, बहरूपिया का इसने रूप धारण कर लिया है। तो अलग अलग तरीके से जो है इसके रूप होते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं ये जो जैसे कोरोना वायरस है जिसका कोई भी वेरिएंट यदि मान लीजिए जैसे B.1617.2 ये जो था भारत में मिला था, तो इसको लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि ये जो है इंडियन वेरिएंट है, क्योंकि ये वाला नाम जो है लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आएगी। P1 हो गया, B.1351 हो गया, ये सब जो है नाम लेने में काफ़ी कठिनाई आएगी। लेकिन उन्होंने उसको क्या कहना प्रेफर समझा कि ये जो है इंडियन वेरिएंट है, ये UK का वेरिएंट है, ये साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, ये ब्राज़ील का वेरिएंट है। तो सभी देशों ने क्या किया, WHO के पास चले गए, WHO से कहा देखिए इस कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, चीन से हुई है। कोई ये तो नहीं कहता कि चीनी वायरस है, वुहान वायरस है, तो भारत इंडियन वेरिएंट ही क्यों कहा जाना चाहिए, क्योंकि उत्पत्ति तो इसकी चीन से हुई है, लेकिन इसको बदनाम किसको क्यों हो जाएगा, तो हम लोग फालतू में बदनाम हो जाएंगे। तो सभी देश जो है WHO के पास चले गए, तो उसने एक जुगाड़ ढूंढा, उसने कहा कि हम जो है इन सब का नाम ग्रीक अक्षरों में जो है रखने वाले हैं। तो इसी तरीके से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सब जो है अब इसके नाम रख दिए गए। तो अब जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट कौन सा आया है, तो उसका नाम है आपका डेल्टा प्लस। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, याद रखिएगा। धुआंधार सवाल क्या है, WHO के अध्यक्ष कौन है, तो वो मैं आपको बता दूं जो आपके टेड्रोस एडनहोम है वो आपके WHO के अध्यक्ष हो जाते हैं, याद रखिएगा। अब मैं यदि आपको बताऊं WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए WHO के पहले CEO कौन बने, तो अनिल सोनी जो है वो आपके WHO के पहले CEO बने, याद रखिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में स्थित है इसके द्वारा जो है कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है भारत में, याद रखिएगा। कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी में किया जा रहा है, तो जो भारत बायोटेक हैदराबाद है उसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ष 2021 के मई माह के लिए ICC ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर जो है चुना है। देखो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर जो है ICC ने क्या स्टार्ट किया है, जनवरी माह 2021 के जनवरी से ही स्टार्ट किया है कि ये जो है हर मंथ का जो है प्लेयर ऑफ द मंथ जो है बताने लग गए हैं। तो ये जो पहले तो हमें जो है ICC का प्लेयर ऑफ द ईयर याद रखना पड़ता था, लेकिन अब हमको जो है इन्होंने और काम बढ़ा दिया है कि अब हमको जो है प्लेयर ऑफ द मंथ भी याद रखना पड़ेगा। तो जो मई माह का जो है मुशफ़िकुर रहीम जो है बांग्लादेश के ये जो है खिलाड़ी हैं, तो इनको जो है मई माह का जो है इनको ICC ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर जो है चुना है, याद रखिएगा। तो इसके अलावा ये आपके सामने मुशफ़िकुर रहीम है, और महिला उसमें कौन किसको चुना गया, तो कैथरीन जो है इनको जो है महिला के उसमें चुना गया है, याद रखना है। तो मुशफ़िकुर रहीम और ये जो है आप याद रखिएगा। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूँ जनवरी में किसको चुना गया था, तो जनवरी में जो है आपके ऋषभ पंत जो है उनको जो है चुना गया था, ऋषभ पंत, याद रखिएगा, भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज। साथ ही साथ फरवरी में जो है आपके रविचंद्रन अश्विन हो जाते हैं। रविचंद्रन अश्विन को फरवरी माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था। उसके साथ ही साथ मार्च की यदि मैं बात करूं तो भुवनेश्वर कुमार। देखिए साल के 3 शुरुआती अवार्ड भारतीयों के नाम रहे, लेकिन अप्रैल में जो है ये जो पाकिस्तान जो खच्चर कंट्री है इसका कौन है, बाबर आजम, जिसको ये कहते हैं कि पाकिस्तान का विराट कोहली। इनको ये पता नहीं है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। और मई के बारे में मैं यदि आपको बता दूं तो मई में जो है अभी कौन चुने गए, मुशफ़िकुर रहीम, याद रखिएगा। क्वेश्चन कोई ना कोई जो है इससे पूछा ही जाएगा, मुशफ़िकुर रहीम, याद रखिएगा।
इसके अलावा ये जो आपके सामने वीनू माकंड साहब हैं, इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2021 में शामिल किया गया। 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, उसमें एक भारतीय भी हैं, तो भारत के 7 खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। वीनू माकंड इसमें 7 में है, याद रखिएगा। इसके अलावा धुआंधार सवालों की भी बात होगी। आईसीसी के द्वारा जनवरी माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया था, तो ऋषभ पंत, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है, दुबई में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में जलगांव केले की एक खेप जो है दुबई के लिए निर्यात की गई, एक किस राज्य का जो है जीआई टैग है। देखो जलगांव केले जो है ये महाराष्ट्र का इसको जीआई टैग प्राप्त है। इसको हुआ क्या है, दुबई में जो है इसको निर्यात किया गया। आप यदि केला देखेंगे तो कहेंगे कि बहुत ही जो है ज़बरदस्त केला है। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में जलगांव जिला है और वहाँ पर भी तांदलवाड़ी गांव है, ध्यान रखिएगा, जलगांव जिले में। तो जलगांव जिले का ये जो है जीआई टैग है। केला आप देखिएगा इतना ज़बरदस्त केला है, पूरा फ्रेश केला है ऊपर से लेकर नीचे तक। ये जो है जीआई टैग है और इसको कहाँ भेजा गया है, इसको दुबई में जो है भेजा गया है। देखो जीआई टैग के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। देखो जीआई टैग का अधिनियम आया था 1999 में। उसके बाद होता क्या, ये 10 वर्षों के लिए जो जीआई टैग दिया जाता है। और पहला जीआई टैग कौन सा था, तो दार्जिलिंग की चाय जो थी वो पहला जीआई टैग था, याद रखिएगा। दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था। इसके अलावा मैं कुछ और जीआई टैग यदि आपको बताना चाहूँ, जैसे कि देखिएगा यहाँ यदि आप देखेंगे हर राज्य का जो है जीआई टैग आपको दिखाया गया है। जैसे मधुबनी पेंटिंग जो है वो कहाँ की, बिहार की जो है आपकी मधुबनी पेंटिंग हो जाती है। उसी तरीके से गोरखपुर में जो है अभी टेराकोटा आर्ट को दिया गया था। मणिपुर का चक हाउ चावल हो जाता है, उड़ीसा का रसगोला हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है आपकी दार्जिलिंग चाय के बागान है, देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। दार्जिलिंग चाय के बागान भारत का पहला जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए इसको जो है दिया जाता है। धुआंधार सवालों की भी बात होगी। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए जो है आपका जीआई टैग दिया जाता है। पेटेंट कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, पेटेंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए जैसे अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन से ये आपकी एक्सपोर्ट एस्ट्राजेनेका ने बनाई थी, तो इसके पास इसका पेटेंट होता है। वो जो है उसकी परमिशन के बिना कोई भी कंपनी इसको जो है नहीं बना सकती है, तो वही पेटेंट होता है। ये 20 वर्षों के लिए जो है आपका पेटेंट जो है दिया जाता है, याद रखना है। उसके अलावा जीआई टैग का अधिनियम कब आया था, तो 1999 का एक्ट है। 10 वर्षों के लिए जीआई टैग जो है दिया जाता है। पहला जीआई टैग भारत में किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की जो चाय होती है आपकी, उसको पहला जीआई टैग दिया गया था। टेराकोटा आर्ट जो है वो आपकी कहाँ की है, तो ये गोरखपुर की आर्ट है, इसको जो है जीआई टैग दिया गया था। चक हाउ चावल कहाँ का है, तो मणिपुर का काला चावल है, ध्यान रखिएगा, इसको जीआई टैग दिया गया है, याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं। देखो सिपरी जो संस्था है हमारी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा क्या होता है, पर ये जो है रिपोर्ट जारी करती है किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, कौन सा देश सेना पर कितना खर्चा कर रहा है। इन सब चीज़ों की जो रिपोर्ट है वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के द्वारा जो है ये जारी की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इसने क्या रिपोर्ट जो है जारी की है उसके बारे में मैं आपको जो है बताऊंगा। तो देखिएगा सिपरी की रिपोर्ट जो है 2021 की जो है रिपोर्ट जारी हो चुकी है। तो इसमें जो है देखिए आप इससे समझ सकते हैं टोटल जो परमाणु हथियार हैं 2019 में जो परमाणु हथियार थे उनकी संख्या जो थी वो आपकी 13,665 थी, 13,865 थी, लेकिन 2020 में 13,400 रह गई है। तो मतलब परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आई है। देखो टोटल 13,000 है, लेकिन यदि मैं आपको बताऊं रूस के पास कितने हैं, 6,375 तो रूस के ही पास हैं, और 5,800 किसके पास हैं, वो यूएसए के पास हैं। अब आप ये देखिएगा टोटल कितने हैं, 13,400 तो टोटल हैं, उसमें से लगभग की यदि मैं बात करूं तो 12,000 जो हैं वो आपके किसके पास हैं, यूएसए और रसिया के पास ही। बाकी देश तो बेवजह बदनाम है। सबसे ज़्यादा तो ये जो हैं ये कांड किए बैठे हैं, कौन, रूस और अमेरिका। 90% से भी ज़्यादा जो है इनके पास परमाणु हथियार हैं। तो ये जो है और देशों को क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन इनके पास जो है कितना ज़्यादा परमाणु हथियार है वो आप देखिएगा। देखो चाइना के पास 320 है, फ्रांस के पास 290 है, यूके के पास 215 है, पाकिस्तान के पास जो है 160 है, लेकिन भारत ने जो है अब इसमें वृद्धि की है। तो भारत की वृद्धि जो है इसमें टोटल 156 जो है भारत के पास अब हो चुके हैं, 150 से जो है 156 हो गए हैं भारत के पास। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। इसके अलावा
धुआंधार सवालों की भी बात होगी। सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? देखो सेना पर खर्चा करने के मामले में भारत का जो है तीसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पर तो आपका यूएसए है और दूसरे नंबर पर जो है चमगादड़ चीन है। इसके अलावा भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? परमाणु रिएक्टर की बात यदि आ रही है तो परमाणु परीक्षण दूसरा जो है वो कब किया गया था भारत ने? तो वो किया था आपका 11 मई 1998 को किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किया गया था। याद रखिएगा, भारत को परमाणु संपन्न शक्ति बनाया था। यदि आप ये पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आचार्य चैनल की प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, उसमें जो है आपको परमाणु परीक्षण जो है इसमें स्टैटिक जीके के पोर्शन में आपको जो है ये मिल जाएगा। इसके अलावा इसको पोखरण 2 के नाम से भी आप जानते हैं। इसके अलावा स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन जो है इसका संबंध किससे है? इसका भी संबंध आपका परमाणु परीक्षण से ही है। पहला परमाणु परीक्षण जो भारत ने किया था 1974 में, उससे जो है इसका संबंध है। इसको 18 मई 1974 को किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में इसको किया गया था, याद रखिएगा। अब देखिए, दुनिया ने सुनी हमारी आवाज़, पोखरण 1 और पोखरण 2। पहले जो है लोग भारत को हल्के में लिया करते थे। 1974 में हमने परमाणु परीक्षण जरूर किया, लेकिन ये उतना सफल नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। उसके बाद क्या किया, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 1998 में, तो उन्होंने साफ छूट दी कि हमको कुछ भी करिए, आप हमको परमाणु शक्ति देश बनाइएगा। उसके बाद जो है हमारे अटल बिहारी जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और आज चिदम्बरम जो है जो है हमारे भारत के वैज्ञानिक, इनको जो है पूरी तरीके से श्रेय जाता है और उन्होंने भारत को परमाणु संपन्न शक्ति बनाया। अमेरिका ने पूरी तरीके से कड़ी नजरें जो है जमाए रखी थी, लेकिन भारत फिर भी परमाणु संपन्न शक्ति बना। तो ये देखिए भारत की ताकत है। तो भारत जो है परमाणु संपन्न जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश जो है 11 मई 1998 को बना था। 11 मई को ही भारत में जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इसको किस ऑपरेशन नाम दिया गया था? तो इसको ऑपरेशन शक्ति जो है इसको नाम दिया गया था, ध्यान रखिएगा। इनका कोड वर्ड जो है रखा जाता है। 1974 में जो परमाणु जो है परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसका नाम जो है स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। बुद्ध मुस्कुराए, ध्यान रखिएगा, आप कर रहे हैं परमाणु परीक्षण, नाम क्या रखा है? बुद्ध मुस्कुराए, ये आप देखिएगा। उसके अलावा अमेरिका ने क्या किया था? 2 परमाणु बम गिराए थे, आपको याद होंगे। कौन कौन से 2 परमाणु बम गिराए थे? एक तो गिराया था हिरोशिमा पे और दूसरा किस पे गिराया था? नागासाकी पे। ये कब की घटना है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय की घटना है। 6 अगस्त 1945 और दूसरा आपको गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। ये 2 बम गिराए थे लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से। इसके बाद पूरी दुनिया को, क्या पूरा जापान को, पूरी दुनिया को इसने हिला के रख दिया था। जापान जानता है कि उस जो क्या उसने मार झेली थी, लेकिन उस समय यदि आप जापान के पास परमाणु बम रहता ना तो वो मार मारता कि ये जो है अमेरिका भी याद रखता। अगला सवाल है हमारा, अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी स्थान जो है वो इजराइल और किस देश के मध्य स्थित है? देखो गाजा पट्टी जो है, जैसे इजराइल का मैप में यदि आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का इसका मैप होता है। और इसके अलावा मैं इसके अंदर की थोड़ी सी मैपिंग करूं तो इधर तो जो है गाजा पट्टी स्थान आ जाता है, इधर आपका वेस्ट बैंक पड़ता है। तो ये जो है आपका इजराइल हो जाता है, ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन का हिस्सा है। तो इजराइल और इधर आपका देश जो आता है वो मिस्र आता है। तो इजराइल और मिस्र के मध्य जो है जो आपकी गाजा पट्टी हो जाती है। देखो हुआ क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ देर में। पहले आप समझ लीजिएगा इसका जो है इजराइल का मैप के बारे में समझिएगा। देखो 1947 में इजराइल नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, इजराइल नाम का कोई भी देश नहीं था। 1948 में जो है 1947 में यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन आता है। उसके बाद इजराइल देश जो है व्हाइट कलर में नंबर जो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है इजराइल बसा दिया गया। उसके बाद होता क्या है, 1967 में जो अरब देश थे वो ये नहीं चाहते थे कि इजराइल, क्योंकि यहूदियों का देश था, विश्व में एकमात्र यहूदियों का देश यदि आपसे पूछा जाए तो इजराइल है। इसके अलावा इजराइल के जो यहूदी हैं उनके द्वारा विश्व में हर कोने में जो है सर्वाधिक अत्याचार यदि किए गए थे तो इजराइल के यहूदियों पर किए गए थे। हिटलर ने इनको जो है गैस चैम्बर में भर के इनको जो है मरवा दिया था। तो मैसेकेयर हुआ था। उसके बाद 1967 में जून वॉर होती है। उसके बाद 6 दिन के अंदर ही सभी अरब देशों को जो है इजराइल ने इकट्ठे हरा दिया। उसके बाद आप देखिए 2020 में यदि मैं इजराइल की कंडीशन बताऊं आपको तो ये इजराइल की कंडीशन है। फिलिस्तीन आपके अस्तित्व के संघर्ष के लिए लड़ रहा है। तो मैं आपको बताऊं इजराइल और हमास जो आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन का, उसके मध्य काफी संघर्ष हुआ। तो संघर्ष के बाद अभी जो है युद्ध विराम कराया गया। लोगों की नजर में युद्ध विराम मिस्र ने कराया, लेकिन इसके पीछे ताकतें कुछ और ही हैं, वो आप समझ रहे होंगे। तो इजिप्ट जो है, इजिप्ट और जो है इजराइल के मध्य जो है आपका ये गजा पट्टी स्थित है। देख सकते हैं गजा पट्टी हो जाती है और ये वेस्ट बैंक है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है इसमें ये विवाद स्टार्ट कहाँ से हुआ था वो आप ध्यान रखिएगा। अल-अक्सा मस्जिद जो है आपकी इजराइल का जो यरूशलेम है वहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद है। देखो इस्लाम धर्म में जो पवित्र स्थान है एक तो मक्का हो जाता है, दूसरा मदीना हो जाता है, तीसरे नंबर की अगर पवित्र स्थान की बात करूँ तो वो आपकी अल-अक्सा मस्जिद ही है। तो अल-अक्सा मस्जिद से ही विवाद का स्टार्टिंग होती है। उसके बाद होता क्या है, यहीं से जो है
इजरायली कोप जो है वहाँ पर घुस जाती है। उसके बाद हमास आतंकवादी संगठन जो है गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला करता है, रॉकेट छोड़ता है, दमादम कासम के रॉकेट एक साथ 200, 300 रॉकेट जो है दमादम इजराइल पर मारता है। इजराइल ने उसके बाद उसको जो मार मारी, गाजा को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब दोबारा से यहाँ पर जो है हिंसा भड़क उठी है। हमास जो आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन वाला, उसने किया क्या है, गुब्बारों में बम भर के इजराइल के ऊपर छोड़ना चालू कर दिया। तो उसको इजराइल को तो चाहिए बहाना, इजराइल को बहाना मिल गया, इजराइल ने इनको धोना चालू कर दिया। इजराइल ने जो है गाजा पट्टी पर दोबारा से जो है हथगोले जो है पूरा जो रॉकेट वगैरह जो है दाग दिए, बम जो है इस पर दाग दिए। तो ये देखिए इनका संघर्ष कब तक खत्म नहीं हो सकता, जब तक जमीनी, ये जो है इनका जमीन का संघर्ष है, इनको जमीन की लड़ाई है। तो जमीन का संघर्ष को खत्म करने के लिए इनको जो है आपस में जब तक आमने जो है टेबल पर जब तक ये नहीं आ जाते हैं, तब तक इनको बीच जो है नेगोशिएशन नहीं हो सकता है। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो वो मैं आपको बता दूं, यरूशलेम जो है, जो इजराइल की राजधानी जिसको माना जाता है, तो यरूशलेम जो है वो आपकी अल-अक्सा मस्जिद यरूशलेम में ही स्थित है, इजराइल में। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यह आप ध्यान रखिएगा, नेफ्ताली बेनेट जो है वो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखना। किसके स्थान पर बनाए गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के स्थान पर ये जो है बनाए गए हैं। अब आप क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजराइल और हमास के मध्य युद्ध विराम जो है किसने करवाया, तो मिस्र ने जो है वो इजराइल और हमास के मध्य जो है युद्ध विराम करवाया था, याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, विश्व के 5वें महासागर के रूप में किसे मान्यता दी गई, तो विश्व का जो 5वां महासागर है इसके रूप में किसे मान्यता दी गई है, वो यदि मैं आपको बता दूं तो अब तक 4 महासागर थे, 4 महासागर थे, पहले वो आपको पता होना चाहिए 4 थे कौन से, तभी तो आपको पता होगा 5वां महासागर किसको मान्यता दी गई है। तो ये आपके सामने पूरा ओशियन का जो है आपके सामने मैप है, आप समझिएगा। एक तो आपका पैसिफिक ओशियन हो जाता है, ये पृथ्वी हमारी गोल है, तो ये जो है उसको खोल करके बनाया गया। तो आप सोचेंगे कि पैसिफिक ओशियन इधर भी है इधर भी, ऐसा नहीं, पृथ्वी गोल है तो पीछे का ये जो है हिस्सा दिखाया गया है। इसके अलावा ये आपके सामने अटलांटिक ओशियन है, नीचे आपका आर्टिक ओशियन हो जाता है। ये है हमारा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर जो है, देश पर इसका नाम है, तो हिंद महासागर इंडियन ओशियन हो जाता है। उसके अलावा सदर्न ओशियन ये आपके सामने, तो सदर्न ओशियन जो कि दक्षिणी महासागर है, इसको 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, पैसा से आप इसको याद रखिएगा, ट्रिक आपके सामने बहुत ही जबरदस्त है। आपसे यदि पूछा जाए सबसे बड़ा जो है आपका ओशियन कौन सा है, महासागर कौन सा है, तो पी से आप बता दीजिए पैसिफिक ओशियन है। नंबर 2 पे आपका अटलांटिक आता है, नंबर 3 पे आपका इंडियन ओशियन आ जाता है, नंबर 4 पे सदर्न ओशियन, ये आपका आकार के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, आर्टिक ओशियन सबसे छोटा महासागर है। तो ये आप देखिएगा दक्षिणी महासागर जो है इसको 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, देखो ओशियन के बारे में यदि आप मैं कुछ चीज़ें और बता दूं आपको, जैसे यहाँ देखिए आपको यहाँ से कुछ समझ में आ जाएगा कुछ चीज़ें। देखो सबसे बड़ा महासागर जैसे कि पैसिफिक ओशियन मैंने आपको बताया, देख के ही समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए इतना ये फैला हुआ है, इधर ये फैला हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं अटलांटिक ओशियन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी आकृति कुछ एस टाइप की है। क्वेश्चन पूछा जाता है एस आकार के महासागर कौन सा है, तो आपका अटलांटिक महासागर हो जाता है, याद रखिएगा। सदर्न ओशियन जो दक्षिणी महासागर है, चारों तरफ से इसने किसको घेर रखा है, ये जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है इसको इसने चारों ओर से घेर रखा है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर जो है वो आपका सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर को पैसा वाली टिक आपको याद रखनी है, इससे जो है आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एस आकार का महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर जो है वो आपका एस आकार का है। तो एस आकार का यदि आपसे पूछा जाए तो अटलांटिक महासागर हो जाता है। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और इस पे जो है किसका अधिकार है, तो इस पे जो आपका अधिकार है वो अमेरिका का है, यहाँ पर जो है ये स्थित होता है, तो इसका जो है अधिकार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपने नए स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की घोषणा की। देखो चीन क्या कर रहा है, अपना जो है अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्पेस स्टेशन जो है स्थापित करना चाहता है। तो तियान है स्पेस स्टेशन है, उसने जो है इसको स्टार्ट करना चाहता है, इसी को लेकर के जो है एक इसको पार्ट्स में इसको लेकर के जा रहा है। तो अभी इसने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लेकर के गया था, तो वो जो है मालदीव के पास इंडियन ओशियन में गिर गया था, आपको पता ही होगा, औंधे मुंह गिरा था, टकराया था। तो तियाने अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसको लेकर के 3 अंतरिक्ष यात्री इसने भेजने की बात कही है, भेज रहा है। तो ये जो है तियाने स्पेस स्टेशन इसका चीन के द्वारा इसको किया जा रहा है, ये 3 अंतरिक्ष यात्री जो है इसके भेजे जाएंगे। तो ये आपके सामने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसको जो है चीन स्थापित करेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बात करूं, ये क्या होता है, अंतरिक्ष में रहने की जगह होती है। हम लोग सुनते हैं कि अंतरिक्ष में वो जो है गया और 300 दिन रह के आया, कोई 200 दिन रह के आया, कोई इतने दिन रह के आया, तो लेकिन ये रहते कहाँ हैं वो आप सोचिएगा। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर जाकर के ये लोग रहते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1998 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा।
तो 1998 में जब इसकी स्थापना की गई तो किस किस ने की थी, तो रूस और अमेरिका ने जो है इसकी मिलकर के जो है इसकी स्थापना की थी। तो ये जो है आपको याद रखना है। तो रूस ने भी घोषणा की है कि 2025 तक जो है वो अपना निजी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है स्थापित करेगा। चीन के बारे में बताऊं आपको, तियानवेन इसका मार्स मिशन था और इसके साथ ही साथ जूरोंग रोवर गया था। तो इसने जो है मार्स पर जो है मंगल पर जो है इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था, तो 1998 में स्थापित किया गया था। रूस और अमेरिका ने मिलकर के इसको जो है स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चीन के मंगल मिशन का नाम क्या है वो यदि मैं आपको बताऊं तो चीन का जो मंगल मिशन था तियानवेन-1 जो है वो इसका नाम था और इसका रोवर कौन सा है, जूरोंग रोवर है। संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन कौन सा था वो यदि आपसे पूछा जाए, हाल ही का क्वेश्चन है। होप मिशन जो था वो आपका संयुक्त अरब अमीरात का जो है, संयुक्त अरब अमीरात ही नहीं अरब जगत का पहला जो है मंगल मिशन आपका होप मिशन ही था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया, तो वो मैं आपको बताऊं जो स्वच्छ भारत मिशन है हमारा कब स्टार्ट हुआ था वो तो आपको पता ही होगा। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी मिशन की शुरुआत होती है, 2019 तक ये मिशन चला। उसके तहत क्या है, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त जो है घोषित किया गया। यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो यूटी में नंबर पहला जो है लद्दाख है, और अगर राज्यों की बात करूं तो सिक्किम को जो है सबसे पहले ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री जो है घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को याद रखनी है। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत होती है। ये आपके सामने लद्दाख की ब्यूटी है, देख ही सकते हैं। लद्दाख हमारा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो एरिया है वो लद्दाख का ही है। देखो आप यदि मैप में देखेंगे जम्मू कश्मीर के मैप में तो ये वाला जो रीजन है इतना तो है जम्मू कश्मीर हो जाता है। ये वाला जो रीजन है वो पीओके है, पाकिस्तान के पास है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। उसके अलावा ये वाला जो रीजन है वो अक्साई चीन, 1962 में जब भारत चाइना युद्ध हुआ था उसके बाद भारत ने इसको गंवा दिया था। तो लद्दाख का जो रीजन है वो भारत के पास ये वाला है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं इसके जो हैं आपके उपराज्यपाल कौन है, तो जो आपके आर.के. माथुर साहब हैं वो इसके उपराज्यपाल हैं। क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 को जो है इसकी शुरुआत होती है। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो आर.के. माथुर साहब जो हैं वो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आप मुझे बताइएगा, तो हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में ही स्थित है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। अब आज से हम इतिहास सीरीज के बारे में बात करेंगे, पहले भी हम यही कर रहे थे। तो इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं। तो ऋग्वैदिक काल में झेलम नदी को क्या कहा जाता था, तो झेलम नदी को जो है वो आपका बेतस्ता कहा जाता था। झोला बस्ता से आप याद रखिएगा, झेलम नदी को बेतस्ता कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। चिनाब को क्या कहा जाता था, अस्किनी जो है चिनाब को कहा जाता था। रावी को क्या कहा जाता था, पुरुषली जो है वो रावी नदी को कहा जाता था। ब्यास को आपका बिपाशा कहा जाता था। और सतलज को क्या कहा जाता था, सतुद्री जो है आपकी सतलज नदी को कहा जाता था। प्रथम बौद्ध संगनी किसके कार्यकाल में हुई थी, देखो 4 बौद्ध संगनी हुई। जब महात्मा बुद्ध को जो है मृत्यु हो जाती है 483 BC में, उसके बाद होता क्या है 4 जो है बौद्ध संगनी होती हैं। पहली होती है 483 BC में, और 483 BC में ये कहाँ होती है वो यदि मैं आपको बता दूं तो ये जो है आपकी राजगिरी में होती है। तो राजगिरी में पहली बौद्ध संगनी होती है और अजातशत्रु के समय में जो है अजातशत्रु के शासन काल में होती है। और इसके अध्यक्ष कौन थे पूछे जाते हैं, महाकश्यप जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं दूसरी बौद्ध संगनी जो आपकी हुई वो होती है 383 BC में, और इसका कहाँ आयोजन हुआ था, तो वैशाली में जो है ये हुई थी। और किसके कार्यकाल में हुई थी, ये आपकी हुई थी कालाशोक के कार्यकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे वो यदि मैं आपको बता दूं तो सवाकामी जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन इनसे महत्वपूर्ण पूछा जाएगा, बौद्ध संगनियों से बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करूं तो 250 BC में हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में जो है इसका आयोजन हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुई थी, सम्राट अशोक के जो है ये कार्यकाल में हुई थी। और मुगलितिसपुत्र जो है वो इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा चौथी कौन सी किसके कार्यकाल में हुई थी, 72 AD में लगभग हुई थी माना जाता है। हुई कहाँ थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, याद रखिएगा। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कुमार गुप्त ने जो है वो इसकी स्थापना की थी। देखिए दोस्तों इसमें आपको पूरा जो है कवर कराया गया है, एक भी जो है क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। पूरा करंट अफेयर उसके साथ जो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन था सब कवर कराया गया है। तो आप जो है इस पर अच्छे तरीके से इसको जो है नोट कीजिएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो महाराष्ट्र में ये स्थित है, जैसा कि आपको पता ही होगा। राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने इसका निर्माण कराया था।
किसने? कृष्ण प्रथम ने जो है वो इसका निर्माण कराया था, राष्ट्रकूट वंश ने। तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 में जो है इसका लड़ा गया था। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो है ये युद्ध होता है। इसमें जो है गौरी जो है पराजित हो जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने गलती की थी कि इसको छोड़ दिया था जिंदा। उसके बाद ये 1192 में दोबारा आया। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो जो इसमें जो है पराजित हो जाते हैं। तो ये जो है आज का हमारा पूरा करंट अफेयर था, पूरा इसके साथ साथ स्टैटिक जीके था। तो इसको जो है आप अच्छे से जो है रिवाइज कीजिए। इसके साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो इस करंट अफेयर, इस क्लास से रिलेटेड, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप पूछ सकते हैं, आपको जो है उसका आंसर पक्का मिलेगा। इसके साथ ही आप ये जो है इस क्लासेस की PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आचार्य जी चैनल टेलीग्राम का चैनल है, इसकी आपके सामने ये लिंक है, इससे जुड़ करके आप जो है डेली PDF को जो है प्राप्त कर सकते हैं। इससे आप जुड़िएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।